अब बोहर में कुछ दिक्कतें थी, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस बताऊंगा आपको। पहले आपको ये बता दूं कि नई क्वांटम थ्योरी आ चुकी है, ठीक है। लिमिटेशंस को भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा रिलेट करके। जैसे एक बच्चा होता है, वो उसे पता होता है पढ़ने से उद्धार होगा। जैसे तुम भी जानते हो बहुत पढ़ेंगे तो गूगल में जॉब लगेगी, क्या पता सुंदर पिचाई के बाद मेरा ही नंबर हो, करोड़ों में कमाता है ना, है, ठीक है। तो बच्चे को पता है पढ़ूंगा, बहुत बेतहाशा पढ़ूंगा तो उद्धार तो होगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। कई बार लग जाता है किसी भाई बहन के साथ उसे पता है गलत है ये, लेकिन वो लग जाता है, ठीक है। मजबूरी होती है, परेशान होता है, अकेला होता है, लग जाता है, उसे पता है गलत है लेकिन लग गया, मजा आ रहा है। तो बोहर को ये बात पता थी, आपको बात जान करके बहुत अच्छा होगा कि बोहर को ये बात पता थी कि पार्टिकल नेचर तो इलेक्ट्रॉन का है ही, उसका वेव नेचर भी है, उसका वेव नेचर भी है। लेकिन उसने पूरी जिंदगी अपनी पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब करने में इसको थोड़ा सा कम महत्व दिया, समझ गए। तो अरे भाई वो भी तो इंसान था, साइंटिस्ट है तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी इस पे लगा दी। तो जब वो आगे चलने लगा ना, काफी आगे, काफी कुछ उसने किया, तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, जब काफी फेमस हो गया तो लोग तो आएंगे सवाल जवाब करने। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था भैया? हाइजेनबर्ग। अब दुनिया आती है लोगों को सही या गलत प्रूफ करने, ठीक है। तो ये सही या गलत तो कुछ प्रूफ करके गए नहीं, ये कंफ्यूज करके चले गए। और इन्होंने थ्योरी भी ऐसी नहीं दी जो सटीक थी, इन्होंने थ्योरी ऐसी दी जो अनसर्टेन थी। क्या थी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर्टेनिटी तो कुछ दी नहीं इन्होंने, मतलब अनसर्टेनिटी देकर के भी क्या हुआ, थ्योरी आ गई। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भोर भाई साहब सुनो, मेरा एक दोस्त है, अपने घर से निकला, अभी क्या बज रहे हैं, एक, कह रहा 11 बजे निकला मेरा दोस्त अपने घर से, बताओ कहाँ है। अरे 11 बजे निकला, भैंस की पूछ, मुझे क्या बताओ कहाँ है, बताओ तुम कहाँ है नहीं पता ना कि वो कहाँ है। क्यों नहीं पता, रीजन बताओ। क्योंकि भैया मेरे को उसकी इनिशियल पोजीशन नहीं पता, और मुझे ये नहीं पता किस वेलोसिटी से भगा है। देखो वेलोसिटी बोलते के साथ मैंने क्या दो चीजें बता दी, स्पीड और क्या पता, भैंस की पूछ, वेलोसिटी गई तेल लेने, नीचे उतरते ही जाम, अब तू 2 घंटा बिता ले, 3 घंटा बिता ले। समझे नहीं समझे? समझे भैया? नीचे निकलते ही जाम, या हो सकता है भैंस की पूछ घर से निकलता, जाते उन्होंने पकड़ लिया अपना प्राइवेट प्लेन, अब 2 घंटे में तो कहां का कहां पहुंच जाएगा, 2 घंटे में 1800 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। अच्छा फिर डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कहां गया है। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा, भाई एक बात बता, जिस इलेक्ट्रॉन को तू यूं दौड़ा रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, एग्जैक्टली पाथ ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, तूने इसका वेव नेचर कंसीडर किया? उसने कहा वेव नेचर में क्या कंसीडर करना है। तो उन्होंने कहा एक बात बता, वेव कैसे चलती है? वेव तो ऐसे ऐसे चलती है ना, तो अगर सर्कुलर चल रही होगी तो वो कुछ ऐसे ऐसे नहीं चल रही होगी। अरे बोलो, है। तो जिस टाइम पे तू कह रहा है कि न्यूक्लियस से उसका रेडियस ये है, लेकिन यहां तो वो है ही नहीं, वो तो यहां है। जिस टाइम तू कह रहा है वो न्यूक्लियस से फिक्स रेडियस दूर पे यहां है, वो यहां तो है ही नहीं, वो यहां है। और किसने कहा यहां से स्टार्ट हुआ था? हो सकता है इधर से स्टार्ट हुआ हो या थोड़ा इधर से स्टार्ट हुआ हो, तो ये वेव भी फिक्स नहीं है। तो उसने कहा आपने वेव नेचर को टोटली इग्नोर करके सारी कैलकुलेशंस चिपका दी। बोलो, वेव नेचर को इग्नोर करके सारी कैलकुलेशन ना। तो भाई यहां पे आपकी दिक्कत सी आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? कि ना तो आपको इनिशियल पोजीशन पता, ना आपको ये पता कि ये यहां से ऊपर की तरफ निकला या नीचे की तरफ वेव लेके निकला, तो आपको डायरेक्शन भी नहीं पता। जो आप कह रहे हो सर्टेनिटी के साथ कि यहां से इतनी दूर और वहां से उतनी दूर मिलेगा, क्योंकि
आपकी भी ना कुछ ड्रॉबैक्स थी, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैंने अभी बताई नहीं, वो एक अलग बात है, उसे अभी डिस्क्राइब करूंगा, वो डिस्क्राइब जब करूंगा जब थोड़ा बहुत ये समझा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल बात ये है कि न्यूक्लियस से इतनी दूर पे इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था, लेकिन वो शायद यहाँ पे नहीं है, किसी और जगह है। तो हाइजेनबर्ग ने एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। कौन से थे? डी ब्रॉगली। इनकी ही हेल्प से अपना प्रिंसिपल दिया। क्या इन्होंने कहा कि जब आपका पोजीशन फिक्स नहीं है मतलब उसमें कुछ एरर है, और जब वेलोसिटी फिक्स नहीं है मतलब मोमेंटम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो डेल्टा पी एक्स, अगर वेलोसिटी अगर आपका पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन का ही मोमेंटम होगा। तो इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसका एरर कम से कम बराबर होगा h/4 के, और चाहे तो ज्यादा भी हो सकता है। क्या एक ऐसा इंसान हो सकता है जो गलतियां ही ना करता हो? कोई हो तो बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गलतियां सब करते हैं। फर्क ये है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, गलतियां तो सब करते हैं। तो वही कह रहा है, कहता देखो जी, आपको क्योंकि फिक्स नहीं पता ना, एग्जैक्ट आपको नहीं पता, तो आपकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है और आपका मोमेंटम भी फिक्स है, और इनके एरर को मल्टीप्लाई करूंगा तो कम से कम इक्वल आएगा h/4 के, नहीं तो ज्यादा भी आ सकता है। तुम लोगों ने 11th में पता नहीं या 12th में एक वर्नियर कैलिपर वाला वो किया होगा, जिसमें आपको एक गोल स्फेरिकल शेप दी जाती है, उसका रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना होता है। तो डायमीटर की अगर 3 बार वैल्यू निकालो तो तीनों बार अलग आती है, ये आपने देखा है। लेकिन आपका वो सेम ही स्फेयर होता है, फिर क्यों तीनों बार अलग वैल्यू आ रही है? अच्छा, मैं कहता हूं कितनी सटीक तरीके से कर लो, तीनों बार अलग आएगी। समझ रहे हो? तो वही वाली बात है कि यहाँ पे एरर आता है, और एरर कम से कम h/4 के बराबर होगा, बाकी ज्यादा भी हो सकता है। ये बोला था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। तो बाकी सारे आते हैं वो सर्टेनिटी के साथ कुछ दे करके जाते हैं, ये अनसर्टेन करके चला गया। दिस इज जस्ट लाइक एप्पल। मतलब एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो फीचर हटाने के पैसे ले रहा है। मतलब पूरे एप्पल के फोन में एक पॉज का बटन नहीं है। बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है? नहीं है। पॉज में क्या जा रहा था तेरा? दे सकता था ना, सिक्योरिटी पे कोई असर तो है नहीं। तो वही वाली बात है, यहां पे अनसर्टेनिटी देके उन्हें प्रिंसिपल दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स पे फोकस करता हूं केमिस्ट्री छूट जाती है, केमिस्ट्री पे फोकस करता हूं बायो छूट जाती है, तीनों पे फोकस करता हूं समझ रहे हो? तो वो छोड़ के चली जाती है कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो इसने कहा कि इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट, इम्पॉसिबल है मतलब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, एरर, ये है प्रिंसिपल। अब इसके आने से हुआ क्या? सबसे पहले लात पड़ी बोहर्स के इन शेल्स को। तुमने सुना होगा कि शेल्स होती हैं 1 2 3 4, अरे जितने पीरियड्स होते हैं उतने शेल्स हैं। तो तुमने के सुना, एल सुना? हाँ, बुला रहे हैं। हाँ भाई, तो यहां ध्यान देना। तो ये आपका प्रिंसिपल लिख देते हैं यहां पर। क्या लिखेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that it is impossible to determine simultaneously the exact the exact position and the exact momentum
ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अच्छा, जो आधी फिजिक्स है वो न्यूटन के 3 लॉज से क्यों नहीं काम कर रही? रीजन बताओ। बड़े पार्टिकल्स पे काम कर रही। अरे क्यों बड़े पे काम कर रहा है, छोटे पे नहीं कर रहा? छोटे क्या नवाब है? तुम भी लगा लो, वही जो 3 लॉ लग रहे हैं भाई वो छोटे हैं, वो दिखते नहीं है भाई वो दिख नहीं रहे, वो दिख नहीं रहे, ठीक है, दिख नहीं रहा, लाइटर पार्टिकल है इस वजह से। तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अगर ये कहें कि क्या हर किसी पे लग रहा है, जब भी कोई मुजरिम होता है ना, उसे भी पता होता है कि अगर मैं फरार हूं किसी बात से तो भैया इधर से उधर भागता रहे, क्योंकि जहां तो रुका ना जल्दी पकड़ा जाएगा। और जब वो भागता भागता थक जाता है बेचारा, फिर क्या कहता है, समझ गए? तो वही वाली बात है, ये पार्टिकल एक तो छोटा है, ऊपर से घूम रहा है, इस वजह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। तो जो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई है, इस डेल्टा पी एक्स को, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा मास इनटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। और क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं, तो मास को डेल्टा से बाहर निकाल लिया, डेल्टा वी एक्स लिख लिया ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। हाँ नहीं, एच अपॉन 2 पाई उसमें था एमवीआर में, यहाँ एच अपॉन 4 पाई है, ठीक है। मास को ले जाके नीचे कर दो तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम, ये आपका हो गया। और एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, इट इज वैलिड ओनली फॉर 1D मोशन, 2D 3D किसी में वैलिड नहीं है, वैलिड ओनली, ये बिना बात की फालतू इंफॉर्मेशन है, चाहिए तो लेना नहीं तो फेंक देना, वैलिड ओनली फॉर 1D मोशन, ठीक है भैया। 2D कैंसिल, 3D भी कैंसिल, डन कर दो इसे फटाफट, इधर आ जा, ठीक है। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत शांत मामला है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने ये बोला कि जो वेव नेचर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्टिकल नेचर के। क्या होता है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल नेचर के। वेव नेचर से आता है वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर से आता है मास, और क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है तो वेलोसिटी आ जाती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्योंकि बोहर तो काम कर ही चुका था पार्टिकल नेचर पे, तो उन्होंने इस मास इनटू वेलोसिटी को डी ब्रॉगली मोमेंटम नहीं बोला। अब क्योंकि वेव पे ये काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने इस वेवलेंथ को क्या बोल दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आई बात नहीं आई बात समझ? तो इन्होंने लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मोमेंटम कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या आ गया, एच, क्या आ गया, एच। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये आपका रिलेशन हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी क्या हो गया, ये वर्किंग फार्मूला आपका हो गया। इसे फटाफट लिखो। अब आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। नेक्स्ट आता है अपना भैया क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर आता है क्वांटम केमिस्ट्री से, किससे आता है, जैसे हमें ये पता लग गया बोहर ने किस पे फोकस किया, पार्टिकल, बोहर ने पार्टिकल पे किया था, ठीक है। अगर आप भूल जाओ कि बोहर ने पार्टिकल पे किया था तो कैसे याद रखोगे कि बोहर ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब फोटोन आकर के मेटल को हिट करे, ना कि उसमें से पार हो जाए, समझ गए? तो ये वाली बात याद रखना, बोहर ने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब कारगर है जब पार्टिकल किसी को स्ट्राइक करे, ठीक है। तो अभी आ गया क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो दोनों नेचर को अकाउंट करती है, कौन कौन से, पार्टिकल एंड वेव। तो ये आ गया द केमिस्ट्री which deals with
which deals with both particle and wave nature simultaneously is called quantum chemistry. Is called quantum chemistry. ठीक है, तो क्वांटम केमिस्ट्री में अब ये ध्यान देना, छोटी सी बात है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर्स। बच्चों क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आती है, 12th में हमने कोऑर्डिनेशन क्या पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन में, तो मैं आपसे ये कहता हूं, मान लो ये सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। इन 11 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करते हैं तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आएगा। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लो। और बच्चों यहां ध्यान देना, एक बार इसको सामने देख लो, ये 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला है 1s1, दूसरा है 1s, ठीक है। फिर 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पहला है 2s1, दूसरा है 2, ठीक है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? और p ऑर्बिटल में अपने ये 3 होते हैं, 2p1 2p2 2p3। पहले आपको पता है ना, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, देन फिलिंग होती है। 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 एंड हेयर आ तो 2 सकते हैं, लेकिन है सिर्फ एक, फिलहाल 3s। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे 5th इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? बता दो। यहाँ पे 5th इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, 4th, 5th, 3rd, 4th। गिनती भूल गया क्या मैं? ये 5th, 2p1। समझ गए? क्वांटम नंबर्स करा रहा हूं ना। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होता है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम जहां भी रहते हैं वहां का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, और कोई भी पोस्ट ऑफिस से सामान आया या कोई इंसान ही आया, इंसान तो नहीं आएगा, आएगा पोस्ट ऑफिस से नहीं आएगा, वैसे आएगा, तो वो उस जगह पे फिक्स पहुंच जाएगा। थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो सकता है कि एक बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे, कहाँ है, आगे पीछे, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी नहीं। तो ये 2p1 हो गया। अब 2p2, ये वाला कौन सा है? ये वाला जो नीचे है। पहले सिंगल सिंगल, हाँ 2p, समझ गए? तो अब इनके मैं आपको क्वांटम नंबर समझा देता हूं। क्वांटम नंबर ध्यान देना, आज सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटम नंबर्स कराऊंगा। क्वांटम नंबर 4 होते हैं, एन, एल, ml, ms। इस ml को सिंपली m भी बोल देते हैं, और ms को सिंपली s भी बोल देते हैं, याद रखना। वैसे ml ms भी चलता है, m और s भी चलता है। तो अगर मान लो मैं क्वांटम नंबर लिख रहा हूं 2p4 का, किसका? तो ये जो p के आगे लिखा है, ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बता रहा है? n की वैल्यू। क्या बता रहा है? n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू 2, ठीक है। और l की वैल्यू जो होती है ना, एक्सप्लेन कर देता हूं। l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, फिक्स है। p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। ये फिक्स है। तो यहां पे क्या है? p है ना, तो l क्या हो गया? 1। और ml की वैल्यू जो होती है वो -l से +l जाती है। कहां से कहां? +l। तो ये अगर 1 है तो ml की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? -1 0 +1। और चेक करके देखो, जितनी ml की वैल्यूज आई हैं उतने ही तो ऑर्बिटल होते हैं। मैंने कहा है अगर l 1 है तो ml क्या क्या जा सकता है? -l से +l। तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 और +1 होगी। इनमें से कोई एक ही, ये तो वो है क्या क्या। तो फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन आपका है उसके लिए क्या है? तो इस केस में क्या है? और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला है
तो ms की वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ, और अगर नीचे वाला है तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिलहाल क्या है, माइनस हाफ। इज दैट क्लियर? लोचा कहां है? इस वाली बात में कोई लोचा नहीं है, इसके आगे क्या लिखा है, कोई लोचा नहीं है, ये दो में कोई लोचा नहीं है। फिर जो वैल्यू आपकी यहां आए ना, नेगेटिव से पॉजिटिव तक चले जाना लेकिन वैल्यू वो लिखना जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन होगा, और हमेशा नंबर उतने ही आएंगे जितने डब्बे होंगे, मतलब जितने ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन हो तो प्लस हाफ, नीचे वाला हो तो इसको भरो। एक क्वेश्चन देता हूं फिर आपका क्वांटम नंबर डन हो गया।